आज का पहला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। यह सदैव पूर्णिमा को ही होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रक्षाया में आ जाता है। यानी यहाँ पर पहला वाला कथन सही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। मध्य नहीं आ जाता है, बल्कि ये पृथ्वी के पीछे आ जाता है। ये पृथ्वी की छाया इस पर पड़ने लगती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह सदैव पूर्णिमा को ही होता है, क्योंकि पूर्णिमा को ही सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में एक सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका महाद्वीप। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री याम्योत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण जो है सन 1884 में वाशिंगटन में संपन्न हुए एक सम्मेलन में किया गया। विभिन्न भागों और द्वीपों का समय एक समान रखने के लिए इसे 3 जगह से मोड़ा भी गया है। यानी आप देखते होंगे इस रेखा को 3 जगह से मोड़ा भी गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का ए वाला, यानी प्रशांत महासागर। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति, रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह मंगल, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनिमी, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह फोबोस। देखिए, सबसे अधिक भारी ग्रह जो है यह आपका बृहस्पति है। रात्रि में लाल दिखने वाला जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनिमी है और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है ये फोबोस नहीं है, बल्कि डीमोस है। मंगल का ही उपग्रह है ये डीमोस। दोनों ही जो मंगल के उपग्रह हैं, लेकिन डीमोस जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश में से नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। मैक्सिको, नाइजर, थाईलैंड, म्यांमार। देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, यह आप लोग जानते होंगे। और यह पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य जो है दोपहर के समय लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा यहां पूछा गया किस देश से नहीं गुजरती है। देखिए, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, जरूरी नहीं है कि जो कर्क रेखा है उसी देश से गुजरनी चाहिए। कई सारे देश ऐसे भी हैं जिनकी जो टेरिटरी है अपने देश से बाहर भी हैं। जैसे यूएसए की टेरिटरी है, यूएसए के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो यूएसए में स्थित ना होकर यूएसए से बाहर हैं। जैसे यूएसए का जो हवाई वाला रीजन है, तो हवाई वाले रीजन में जो भी द्वीप समूह है उन किसी द्वीप समूह से ये रेखा नहीं गुजरती है। हालांकि हवाई द्वीप समूह के बगल में ही जो हवाई द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र में समुद्र आता है, वहां से कर्क रेखा हुई गुजरती है। तो ऐसा कहा जाता है कर्क रेखा जो है यूएसए से गुजरती है। तो यही चीजें जो है बारीकी की चीजें हैं। आप अगर मैप देखते हैं तो मैप में आप ये भी देखा कीजिए, क्या किसी देश का इधर उधर भी कोई टेरिटरी है, इधर उधर भी कोई क्षेत्र है। अगर वहां से कर्क रेखा गुजर रही है तो इसका मतलब ये है उस देश से भी कर्क रेखा गुजर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैक्सिको में मजालतान यानी प्रशांत महासागर के उत्तर में पड़ती है जगह, यहां से नाइजर में गुजरती है। इसके अलावा म्यांमार में भी गुजरती है। थाईलैंड से होकर गुजरती नहीं गुजरती है ये थाईलैंड इसके रास्ते में नहीं पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश में से गुजरती है। नामीबिया, अर्जेंटीना, मेडागास्कर। आपको यहां पर सही कथन का चुनाव करना है। देखिए, 23.5 डिग्री दक्षिणी जो आपकी रेखा है, दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है, उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य जो है दोपहर के समय लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर स्थित देश जो हैं ये दक्षिणी अमेरिका के 4 देश, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे। अफ्रीका के इसमें 5 देश आ जाते हैं। अफ्रीका के 5 देशों में नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और हिंद महासागरीय द्वीपीय देशों में मेडागास्कर है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया से भी ये गुजरती है। तो यहां पर ये तीनों ही देश जो हैं, इन तीनों ही देशों से ये रेखा जा रही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का डी, यानी 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल नहीं है? तापमान, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भूकंप। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों से आधारित है और इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष स्रोतों से भी हमें प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष स्रोतों में खनन है, प्रवेदन विधि है, ज्वालामुखी उद्गार है, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार जो है ये प्रत्यक्ष में आ जाता है, वहीं जो आपका तापमान है, उल्कापिंड है, भूकंप है, ये अप्रत्यक्ष माने जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल नहीं है? ज्वालामुखी जो है अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल नहीं है। आपका सही आंसर होगा छठवें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की मात्रा घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। यानी आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर लोहे की जो मात्रा है ये 35% है, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। इसके अलावा फिर ऑक्सीजन की मात्रा आ जाती है, ऑक्सीजन 30% है। इसके बाद फिर आपका सिलिकॉन आ जाता है, सिलिकॉन की मात्रा 15% है और मैग्नीशियम की मात्रा जो है 13% है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा 7 का ए, यानी 1, 2, 3 और 4, क्योंकि घटते हुए क्रम में पूछा है। पहले सबसे बड़ा लोहा है, उसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन और फिर मैग्नीशियम। 8वां प्रश्न है आपका, महाद्वीपीय संचलन के प्रमाण में शामिल हैं महाद्वीपीय साम्य, जीवाश्म, प्रवाल, भूवैज्ञानिक अनुरूपता। देखिए, महाद्वीपीय संचालन के प्रमाण में महाद्वीपों में साम्य, जीवाश्म, भूवैज्ञानिक अनुरूपता, पुरा जलवायु एकरूपता, प्रवाल और ध्रुव का घूमना, ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं। तो यहां पर ये चारों जो दिए गए हैं ये प्रमाणों में आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का डी, 1, 2, 3 और 4। 9वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष स्रोत हैं, कौन कौन से हैं? धरातली चट्टानें, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय क्रियाएं। देखिए, धरातली चट्टानें, ज्वालामुखी उद्गार ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत हैं। वहीं जो भूकंपीय क्रियाएं हैं ये अप्रत्यक्ष स्रोतों में आ जाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का सी वाला, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, कौन कौन से हैं? उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, भूकंप। देखिए, तापमान, दाब, घनत्व, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप, ये सभी जो हैं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले इनडायरेक्ट सोर्सेस माने जाते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत माने जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी, यानी 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग चैनल के द्वारा जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर दिया जा रहा हो या फिर आपकी ये डेली सीरीज हो, आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आप अगर मिस कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको एक हिंट के लिए मैं बात बता दूं, जो आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है वो वास्तव में एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है। हालांकि मैं वहाँ पर किसी कोचिंग का नाम नहीं लगा सकता हूँ, ये मेरी भी मजबूरी है। तो आप लोगों को लाभ मिल रहा है, आप लाभ उठाइए, आपकी पढ़ाई हो रही है, आप उसको करिए। मैं तो यहाँ तक इस बार प्लान कर रहा हूँ कि जो अंग्रेजी माध्यम की टेस्ट सीरीज आ रही है लेटेस्ट वाली, उनको भी ट्रांसलेट करवाया जाए। तो अगर आप लोग अगर सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो यकीन मानिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो कम से कम आप सपोर्ट अच्छा खासा दिखाएंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा और इसी के साथ साथ कंटेंट भी आपको और ज़्यादा मिल पाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।